नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल लोक सेवा परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास है हिंदू एडिटोरियल की। जैसा कि आपको पता है, मैं कंटिन्यू हिंदू एडिटोरियल को लेकर क्लास हमारी चल रही है, जिसमें हम बात करते हैं केवल उन्हीं आर्टिकल की जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि किस तरीके से आर्टिकल डेली आते हैं और कैसे आर्टिकलों की भरमार लग गई है। हमें केवल वही आर्टिकल करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होंगे। ठीक है, फालतू के आर्टिकल हमें नहीं करना है। देखो, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि हमारा आर्टिकल है ये भुखमरी और कुपोषण। देखो ये आर्टिकल क्या, देखो अब हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आई। ठीक है, हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो आई है ना, आप अपनी नोटबुक चेक करना, आपको कम से कम 20-25 आर्टिकल करा दिए। आप खुद चेक करना, डायमेंशन बताएंगे आज इस तरीके से, आज सरकार का पक्ष, आज उसका पक्ष विपक्ष, मतलब तरह तरह के आर्टिकल आपको करा दिए। लेकिन हंगर इंडेक्स, आप एक कॉमन सेंस सोचो, अगर इतना ही इंपॉर्टेंट होता कि उसको 20-30 आर्टिकल में कवर करना पड़ेगा आपको, तो हमारे सिलेबस का एक पार्ट ही नहीं होता कि हंगर इंडेक्स आपका सिलेबस का पार्ट है। हमारा जो यूपीएससी हमारा सिलेबस बनाती है तो उसमें डालती ना हंगर इंडेक्स। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है लेकिन किसके दृष्टि से, हमारे पीटी के फैक्ट के तौर पर, कि हंगर इंडेक्स रिपोर्ट कौन निकालती है, कैसे निकालती है, उसका मतलब कौन कौन से पैरामीटरों पे निकाला जाता है। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री है, भारत की क्या रैंकिंग है, ये सब हमारा क्या है, ये पीटी का फैक्ट है। लेकिन अब हंगर रिपोर्ट आई है तो ये हमारे मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो हमारा मेंस का जो सिलेबस है ना, हम डायरेक्ट उस पर टारगेट करेंगे। अब मेंस का जो हमारा सिलेबस है उसमें भुखमरी भी है और कुपोषण भी है। तो हम क्या बात करेंगे, हमारे आर्टिकल को, जो हमारी रिपोर्ट जो आई है ना, उसको हमारे सिलेबस से जोड़ने के लिए हमें भुखमरी और कुपोषण को लेकर हमारा मेंस का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन हमें तैयार करना पड़ेगा। चाहे आर्टिकल आए या ना आए, लेकिन हमारी नोटबुक में भुखमरी और कुपोषण, ये दो ऐसे टॉपिक हैं, इसको लेकर एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे ज़रूरी क्या है, इसको लेकर एसए में भी पूछा जाता है, और आपको इथिक्स में भी कहीं ना कहीं आपको ये मेंशन करना ही पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, 20-25 आर्टिकल आप करोगे हंगर इंडेक्स पे, डायरेक्ट क्वेश्चन उस पर कभी पूछेगा नहीं यूपीएससी। इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, और पूछेगा किसमें, केवल भुखमरी और कुपोषण से रिलेटेड। इसके अलावा कोई पूछेगा नहीं क्वेश्चन, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं हंगर इंडेक्स से। अगर आएगा तो पीटी में आएगा, प्रीलिम्स जो हमारा एग्जाम होता है जीएस का, उसमें क्वेश्चन आएगा। उसके लिए आप थोड़ी बहुत फैक्ट याद कर सकते हैं। ठीक है, कि रिपोर्ट कब जारी गई की गई, कौन कौन सी कंट्री थी, भारत की क्या रैंकिंग थी, किन आधारों पे हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है, ये सब हमारा पीटी फैक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास हमारी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि देखो, जब हम भुखमरी की और कुपोषण की बात करेंगे तो हमें पता तो होना चाहिए हमारा देश क्या कर रहा है इसके लिए। मतलब ऐसा तो है नहीं, भुखमरी तो हमारी जब देश आज़ाद हुआ था तब से ही है। तो भारत ने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया है ना भुखमरी और कुपोषण में, तभी तो आज सब तक भोजन पहुंच पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभियानों की बात करेंगे। अभी लेटेस्ट में जो अभियान चला है उसको लेकर देखो, पोषण अभियान चला है, मातृ वंदना योजना सबको पता है, पीएम। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष जो टीके से संबंधित है, जो हमारे कुपोषण जो बच्चे हैं जिनको पैरालाइज वगैरह की दिक्कत होती है ना, कि भाई पोलियो वगैरह की, तो मिशन इंद्रधनुष और परिवार नियोजन, तो परिवार नियोजन को लेकर भी हम प्रोग्राम चलाते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, ये हमारी प्रमुख पहले हैं जो कहीं ना कहीं भुखमरी और कुपोषण से हमें बचाएगी। ठीक है, अब देखो पोषण का तो मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ। वैसे देखो, अगर आपको ये टॉपिक पता है ना, तो आप मेंस का जरूर आंसर कर लेंगे। जिनको ये टॉपिक याद नहीं है ना, वो फंस जाएंगे, क्योंकि उनको याद ही नहीं है। वो सोचते रहेंगे क्या लिखे क्या लिखे, कहानी बना के लिख देंगे। लेकिन एक्चुअल में यही फैक्ट है जो आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए। अब पोषण अभियान आपको नहीं भी आता है तो लिख देना। ठीक है, मातृ वंदना योजना जो है, नहीं आता कुछ, इसके पीछे कुछ भी लिख सकते हो, इंद्रधनुष टीके से रिलेटेड है। ठीक है, हमारे पोलियो मुक्त अभियान है, ये सब है, खसरा, काली खांसी, इन बीमारियों की क्या हमारे टीके लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जब टीके लग जाएंगे तो एंटीबॉडीज इंक्रीज हो जाएगी बच्चे में, और कहीं ना कहीं वो इन बीमारियों से लाइफ टाइम तक बचते रहेंगे। अब परिवार नियोजन ये सबसे ज़रूरी है। अब देखो, पहले क्या थे, सबके बच्चे कितने होते थे, 10-10, 12-12 बच्चे होते थे, क्योंकि परिवार नियोजन की व्यवस्था नहीं थी, ना कोई मेडिसिन थी, ना कोई ऑपरेशन की व्यवस्था थी, और थी भी तो जागरूकता नहीं थी। तो इस तरह के ये हमारे टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ इसके पीछे लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरत पड़े तभी लिखना। अगर हमारा 150 में पूछा है, अगर 150 में पूछा है तो टू द पॉइंट लिखना है। अगर 250 में बोला है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ 1-2 पॉइंट आप डाल सकते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं, और बाकी क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और वो क्या हमसे जानना चाहता है। अब देखो, कारण हमें पता होना चाहिए ना, कौन कौन से कारण है भुखमरी और कुपोषण के। तो देखो, जलवायु परिवर्तन,
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन कैसे? देखो, अब जहाँ हम जाएं, हम पानी पिए वो भी पोल्यूटेड है, हवा में रहे वो भी पोल्यूटेड है, अब सॉइल की बात करें मिट्टी की वो भी पोल्यूटेड है। हम कहाँ जाएं? जहाँ जाएंगे वहीं पर्यावरण का प्रभाव है, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है। और वो कैसे बढ़ रहा है? पोल्यूशन बढ़ने की वजह से ही तो पर्यावरण इफेक्ट हो रहा है। अब क्या एग्रीकल्चर में जाए तो नुकसान है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, ठीक है, कोई ना कोई जलवायु परिवर्तन उस पर इफेक्ट करता है। तो इससे क्या होता है? हमारे एग्रीकल्चर कम होता है, हमारा प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है, तो उससे हमारी पैदावार कम होने से कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। अब गरीबी, अब देखो तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगी और लोग क्या कर रहे हैं, गांव से शहरों में आ रहे हैं, कुछ लोग शहर छोड़ के गांव जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार की समस्या रहती है और उससे क्या होता है, गरीबी बढ़ती है। खाद्य वितरण भिन्नता, अब देखो राशन कार्ड पे जिनको राशन मिलता है, क्या होता है कि उसमें कई कीड़े चले होते हैं, कई गीला चावल होता है, गीला गेहूं होता है, ठीक है, जो राशन देते हैं वो भी हेर फेर कर लेते हैं, 1 किलो राशन बचा लिया, 2 किलो बचा लिया। तो ये समस्या हमारी वितरण संबंधित समस्या बनी हुई है। गरीबी रेखा मापने का उचित ना होना, अब देखो गरीबी रेखा जो नापते हैं उसका कोई मतलब कहते हैं ना कि एक फिक्स नहीं है कि हम कैसे नापे। भाई गरीबी को कोई नाप सका? मान लो एक व्यक्ति, देखो परिवार में गरीबी नापी जाती है, एक व्यक्ति एक बच्चे पे 1,000 रुपये महीना कमाता है, तो एक बच्चे को 1,000 रुपये में खिला रहा है। तो एक ही व्यक्ति 1,000 रुपये कमाता है, लेकिन उसके यहाँ कितने 5 बच्चे हैं खाने वाले, तो कैसे हम इसको नाप सकते हैं? तो गरीबी को मापना बहुत कठिन है। और पॉपुलेशन हमारी तेजी से बढ़ ही रही है, तो सोर्सेस पे दबाव रहता ही है। पोषक तत्वों की कमी जो सबसे ज़रूरी है, अब देखो क्या हो गया, अब फर्टिलाइज़र डाल डाल के हमारे जो पोषक तत्व है वो कहीं ना कहीं कमी हो रही है। और दूसरा, हमें जानकारी भी नहीं है। अब देखो मोटा अनाज हमारी हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाँच रहा है, ये सब क्या है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, आटा खा रहे हैं, केवल आटा, उसमें हम मोटा अनाज मिलाएं तो कहीं ना कहीं वो हमारे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करेंगे। तो लिंग असमानता, अब देखो ये सबसे ज़रूरी है। अब देखो क्या होता है, एक घर में एक मेल है, एक मेल बेटा पैदा हुआ, एक फीमेल बेटी पैदा हुई। अब क्या होगा, मान लो कि 1 किलो दूध आता है घर में। अब भाई उनके तो लिमिटेशन है ना, 1 किलो दूध आता है, तो क्या करते हैं माँ बाप, बेटे को पहले देंगे दूध, बेटी को नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं बचपन से ही कुपोषित होती आती है फीमेल। ये अनइक्वालिटी आप गांव में शहरों में जहाँ भी देखेंगे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज़रूरी है। अब देखो फीमेल को न्यूट्रिशन नहीं मिला, अब वो बचपन से ही नहीं मिला ना, भेदभाव हुआ, माँ बाप के द्वारा भी हुआ, फैमिली के द्वारा भी हुआ, किसी ना किसी रूप में होता है। अब इसको ये कुपोषित रही, ठीक है, अब ये क्या करेगी, इसकी शादी होगी 2 साल 4 साल बाद। और देखो इसका इफेक्ट मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, आजकल आप लड़की देखेंगे उनकी हाइट केवल 5 फुट, 5.25 फुट, इससे ऊपर हाइट ही नहीं मिलती, लेकिन लड़कों की अच्छी खासी हाइट मिल जाती है। तो ये फीमेल का क्या, न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण उसकी हाइट, कद काठी सब रुक जाती है। तो अब क्या, इसकी शादी हुई, अब ये प्रेग्नेंट होगी, तो इसका जो बच्चा होगा ना वो भी कुपोषित ही होगा, ठीक है, ये फीमेल, और ये चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो, ये भी क्या होगा, कुपोषण का शिकार होगा। तो ये सीरीज चलती रहेगी, ये कभी ठीक नहीं होगी। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें कुपोषण पे बहुत ध्यान देना है। गरीबी तो हम दूर कर सकते हैं, लेकिन जो शरीर के अंदर कुपोषण पैदा हो गया है उसको हम कभी सुधार नहीं पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपको इस तरह से डायग्राम बना के या आप अपने हिसाब से आपको जो बेटर लगे, क्योंकि देखो सर मानिए आंसर तो किसी का भी नहीं है, 50% पे सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इतना तो आपको पता है कि जब 50 आ रहे हैं तो भाई टॉपर भी 50 के आसपास नंबर ला रहा है, 50-55 के आसपास, तो कोई बेस्ट आंसर तो कोई भी नहीं लिख रहा है। तो आप अपने हिसाब से अपना आंसर बना सकते हैं। अब टीकाकरण में कमी, अब देखो गांव में देहात में झुग्गी झोपड़ियों में टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, ये तो आप इस हिसाब से लिखते हैं। पोषण से संबंधित कार्यक्रमों का अभाव, अब देखो जो पोषण से संबंधित कार्यक्रम है, चाहे जागरूकता का कार्यक्रम हो, चाहे लोगों तक पोषण से रिलेटेड जैसे चावल, मक्का, बाजरा ये प्रोवाइड कराना हो, तो कहीं ना कहीं हम पीछे हैं, कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं स्कूल कॉलेज वगैरह में लोगों में जागरूकता को लेकर, उसमें भी आप कुछ भी ले सकते हैं। अब उपाय हमें क्या करना है, प्रॉब्लम है सब कुछ हमने बता दिया। पोषण को अलग अलग स्तर पर देखना होगा। देखो पोषण को हम केवल इस आधार पर नहीं देख सकते कि उस व्यक्ति में पोषण नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम खाद्य से रिलेटेड पोषण को हमेशा जज करते हैं। देखो स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, स्वच्छता नहीं मिलेगी, लिंग असमानता रहेगी, तो ये समस्या बनी रहेगी। तो केवल खाद्य आधार पर पोषण को नहीं नाप सकते हैं, तो ये सबसे मेजर इशू है। तो हमें इस पे उपाय करना पड़ेगा, हमें मल्टी डायमेंशनल तरीके से इन टॉपिकों को देखना पड़ेगा। प्रमुख अभियानों में पोषण अभियानों से जोड़ना होगा, जो जितने भी प्रमुख अभियान है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, युवाओं से रिलेटेड या जो भी प्रोग्राम है, हमें कहीं ना कहीं उसमें पोषण को ऐड करना ही पड़ेगा, तभी हम सुधार कर सकते हैं। मध्याह्न भोजन योजना का
सोशल ऑडिट कराना पड़ेगा। अब देखो आए दिन रहता है ना, उसमें कभी छिपकली मर गई, कभी कुछ मर गया, तो इस टाइप का आता है, खाना गंदा है, कीड़े हैं, ये है, इस तरह के हम न्यूज़ में देखते रहते हैं, तो हमें सोशल ऑडिट कराना पड़ेगा। पीडीएस जो राशन हमें मिलता है, अभिमुखीकरण करना पड़ेगा उन्हें। देखो जैसे आधार से अब जोड़ा है, आधार से जोड़ा है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट से हम क्या कर सकते हैं, अपना राशन ले सकते हैं। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि केवल जोड़ देने से नहीं है। अब राशन वाला कहता है मेरे यहाँ राशन नहीं है, कोई कुछ बहाने लगाता है, कोई कुछ, मतलब ये प्रॉपर सक्सेसफुल हमें बनाना पड़ेगा। कृषि पोषण गलियारा डेवलपमेंट करना पड़ेगा। गलियारा तो आप समझते हैं ना, एक सिक्वेंस में पूरा तैयार करना पड़ेगा। महिला प्लस एसडीजी मिशन, देखो जो स्वयं सेवक संघ वगैरह के जो होते हैं ना एसडीजी, उसमें हमें देखना पड़ेगा। महिलाओं के जो संगठन होते हैं उसको हम इससे जोड़कर देख सकते हैं। स्वयं सहायता समूह जो होते हैं ना, उससे हम इसको जोड़ेंगे तो और बेहतर कर सकते हैं। अपशिष्ट कम करना, जैसे कि भाई अब हमारे देश में क्या है, कोल्ड स्टोर कम है, तो भोजन जो बनता है वो कहाँ रखेंगे भाई, खराब हो जाता है कोल्ड स्टोरेज कम होने की वजह से। अगर है भी तो बहुत महंगा है, तो अब किसान तो रख नहीं पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारा अनाज सड़ के खराब हो जाता है, या फिर रोड पे पड़ा रहेगा, खराब हो जाएगा। अब शादी, इसको इसमें भी लिख सकते हैं, शादी पार्टी में इतना खाना बना लेते हैं, अब वो बच जाता है, वो हमारा वेस्ट जाता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, अनाज की वेस्टेज। तो हमें कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जागरूकता, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी आए सीधा जागरूकता पेल लो आप, क्योंकि इसके लिए भाई हम इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं, और ये सब कब काम कर पाएंगे, जब तक लोगों में जागरूकता नहीं होगी। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम है, लोगों में जागरूकता पैदा करना। तो देखो ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो हमें केवल यही आर्टिकल करना है, और हमारे मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा आप 20 25 30 आर्टिकल कर रहे हो ना, उसमें से होना कुछ भी नहीं है। हर आर्टिकल में सारी बातें रिपीट होती रहेगी, लेकिन आपके पेज भरते चले जाएंगे, होगा कुछ नहीं। 25 30 आर्टिकल आप रिवीजन कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक साल के आर्टिकल को आप कभी रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो केवल हमें आर्टिकल ऐसा बनाना है जो हमारे पूरे एग्जाम को, पूरे मेंस के क्वेश्चन को कवर करें। जैसे कि ये हमने किया, जब हमारा सिलेबस ही भुखमरी और कुपोषण है, तो हम तरह तरह के आइडियाज़ क्यों ले, ये तो हम नॉर्मल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फैक्ट में हम पीटी के लिए उस आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट के यूज़ में। तो जो हमारी न्यूज़ होगी हम उसको फैक्ट के रूम में यूज़ कर लेंगे। अब भारत में पर्यावरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब COP26 की जो मीटिंग हुई उससे रिलेटेड है। तो ये भारत ने कॉन्सेप्ट दिया है लाइफ का, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। ठीक है, अब ये विचार किसने दिया, भारत ने दिया भाई 2021 के ग्लासगो में आयोजित जो हुआ था COP26, 26वें संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में पेश किया, ये भारत ने पेश किया है। ठीक है, ये पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। COP26 में भारत ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, लाइफ की फुल फॉर्म क्या है। खैर ये तो पीसीएस वगैरह में पूछते हैं, लाइफ का मतलब क्या है, या इससे जुड़े क्या प्रावधान है, तो इस तरह के ये पीटी फैक्ट में पूछ लेता है। लेकिन हमें अगर भारत में पर्यावरण से संबंधित या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के लिए भारत ने क्या किया है, तो पर्यावरण से संबंधित जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब उद्देश्य क्या है, जागरूकता बढ़ाना, विवेकपूर्ण विचारपूर्ण उपयोग करना, ये क्या है, एक तरह का हमारा उद्देश्य है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो भारत की उपलब्धि है क्या है। अब ऐसा तो नहीं है पर्यावरण में हमने कॉन्सेप्ट तो दे दिया, अब होते हैं ना कई लोग आइडियाज़ तो दे देते हैं, बट किया क्या है उन्होंने, तो वो वाला बात पूछ रहा है कि भारत ने आइडियाज़ तो दे दिया, हाँ लाइफ का कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन भारत ने अब तक क्या किया है, तो हम वो भी तो बताएंगे। या क्वेश्चन सीधा पूछ ले, भारत ने अब तक पर्यावरण पे क्या उपलब्धियाँ हासिल की है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें पता होना चाहिए क्या क्या अब तक हमने अचीव किया है। तो विद्युत क्षमता हमारी 40% गैर जीवाश्म ईंधन से हमें प्राप्त करनी थी, तो स्रोतों से प्राप्त करना था, तो 9 वर्ष पहले ही हमने ये प्राप्त कर लिया 40%। एथेनॉल मिश्रण, तो ये 10% पेट्रोल में मिलाना था, ये भी हमने पहले प्राप्त कर लिया है। नवीनीकरण ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा हमारी क्या है, थर्ड पे है, और सौर ऊर्जा हमारी फोर्थ पे है। तो ये क्या है, हमारा जो ऊर्जा का स्रोत है ना, हम जहाँ से एनर्जी कलेक्ट करते हैं, तो पवन ऊर्जा हमारी थर्ड पे है, सौर ऊर्जा हमारी फोर्थ पे है। ऑफकोर्सली जीवाश्म हमारी फर्स्ट पे रहेगी। तो नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित करने में क्षमता में भारत कौन से स्थान पे, थर्ड स्थान पर है। REN21 की नवीनीकरण ऊर्जा रिपोर्ट में, ठीक है, ये नवीनीकरण ऊर्जा रिपोर्ट के आधार पर हम बता रहे हैं कि हमारी रैंक क्या है। नवीनीकरण ऊर्जा रिपोर्ट जो 21 जारी की गई है, उसमें हम बता रहे हैं नवीनीकरण ऊर्जा में क्षमता में भारत तीसरे स्थान पे है, और पवन में थर्ड पे है, और सौर में फोर्थ पे है। तो ये याद रखेंगे। तो ये भारत की उपलब्धि है। अब देखो चुनौती है क्या, अब समस्या जो है वही हमारी चुनौती है, और समस्या के समाधान ही हमारे आंसर का सोल्यूशन है। तो अब देखो नदियों का दोहन, अब भाई डैम बना दिए हैं बड़े बड़े, अब नदी में क्या डैम बनने से क्या हुआ है, समस्या बढ़ जाती है। मानता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है,
डैम बनाने से, लेकिन कितने डैम बनाएंगे? मान लो कभी खुदा ना खास्ता भूकंप देख रहे हो आप, आते रहते हैं, और ये डैम अगर डैमेज हो गया, कितने बड़े एरिया को ये खराब करेगा। दूसरा, डैम बनने से क्या होता है, यहाँ पानी वाटर स्टोरेज हो जाता है, तो यहाँ का जो जंगल एरिया होता है या जो यहाँ जीव जंतु रहते हैं, इनको भी नुकसान करता है। और पानी का सोर्स जब कम हो जाएगा तो यहाँ मछली, जो यहाँ का जीवन यापन है ना, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, इनकी लाइफ पे इफेक्ट करता है। तो नदियों का दोहन हो रहा है, उसमें हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, और तरह तरह के मुद्दे जो भी नदी से रिलेटेड होगा वो आप इसमें डाल सकते हैं। घटते वन घटती आजीविका। अब देखो वन भी घट रहे हैं, अब जितनी तेजी से शहरीकरण बढ़ेगा तो वन तो घटेंगे। अनियमित खनन। अब देखो अरावली, आप अरावली का डाल सकते हैं या कोल का डाल सकते हैं, कितना भी। अब देखो पूरे पहाड़ के पहाड़ काट दिए गए हैं। राजस्थान से हमारी, गुजरात से अरावली, हमारी दिल्ली से अरावली स्टार्ट होकर गुजरात में ख़त्म होती है। तो आप देखिए कि अरावली को पूरा काट दिया गया। दिल्ली में तो आपको देखने को ही नहीं मिलेगा अरावली, ठीक है। तो कुछ एरिया में देखो राष्ट्रपति भवन, मतलब लगभग वहाँ से स्टार्ट होती है अरावली, दिल्ली से स्टार्ट हो रही है, दिल्ली से अरावली स्टार्ट होकर गुजरात तक जाती है। तो यहाँ देखेंगे ना, यहाँ दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा में तो अब एक आपने देखा था कैसे एक डीसीपी को ट्रक के द्वारा कुचल दिया गया था। तो ये सब हम फैक्ट इसमें डाल सकते हैं कि अरावली का धीरे धीरे घटना या उसको मार्बल वगैरह में यूज़ करना, ठीक है, डस्टिंग में यूज़ करना। तो अरावली जैसे पहाड़ों का खनन होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है। अपशिष्ट प्रबंधन। अब देखो भारत 5% ही पुनर्चक्रण कर पाता है, और 18% क्या करता है, कंपोस्ट, और बाकी हमारा डंपिंग होता है। दिल्ली में देख रहे हो ना कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं, किसके, डंप करके। ये डंपिंग पहाड़ है। ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली में अरावली रेंज है, लेकिन असल में ये कूड़े के पहाड़ है जिसपे दिल्ली का एमसीडी चुनाव भी है। कोई धर्म पे लड़ रहा है, कोई डंपिंग पे लड़ रहा है, तो ये इलेक्शन का मुद्दा है। लेकिन असल में एमसीडी का काम ही क्या है, साफ सफाई करना, ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन करना, ये मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे को जोड़ दिया गया अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मुद्दों से। तो असल में हमें इतना तो जागरूक होना चाहिए कि हमारा कौन सा चुनाव है और हम किस आधार पर वोट दे रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब देखो पहले सरकारों द्वारा क्या अभियान किए गए। स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया, गोबर धन योजना चलाई गई है, गिवेरा गिव इर अप योजना ये भी स्टार्ट की गई है। तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से अगर हम अपने क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो हम बेहतर कर पाएंगे। अब सुधार हमें करना पड़ेगा, ये तो हमने बता दिया। अब बेहतर उपयोग और कम बर्बादी। देखो ये सतत है, एक तरह से सतत विकास की तरह है। हम कम से कम उपयोग करके मैक्सिमम में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। परिवहनों में सुधार, हम इलेक्ट्रिक यूज़ करें या हाइड्रोजन यूज़ करें, ठीक है, इस तरीके से। या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका मैक्सिमम यूज़ करें। अब एक आदमी गाड़ी में 4 सीटर गाड़ी है, उसको एक आदमी चला रहा है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं समस्या है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। लोगों में जागरूकता हमें बढ़ानी पड़ेगी। इको डिज़ाइन, हमें मकान वगैरह जो भी हमारे शहरीकरण है उसको इको डिज़ाइन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। प्रो प्लेनेट, पीपल, ग्रह का ग्रह के लिए और ग्रह द्वारा जीवन शैली। अब देखो ये क्या कर दिया है, प्रो प्लेनेट, पीपल, पीपल यानी पब्लिक जो पीपल हैं, ग्रह का ग्रह के लिए और ग्रह द्वारा जीवन शैली। देखो अब इसका क्या कहने का मतलब है, ग्रह का, ग्रह मतलब पृथ्वी, ग्रह के लिए मतलब हम ग्रह के लिए, और ग्रह द्वारा जीवन शैली मतलब जो हमारा प्राकृतिक नेचर है उस आधार पर अपनी जीवन शैली को हम जल्दी से जल्दी बदलें, ठीक है। अब जलवायु संकट और गरीबी, शहरी गरीबी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब देखो जलवायु परिवर्तन का शहरी गरीबी या ग्रामीण गरीबी या कोई भी गरीबी, जलवायु परिवर्तन का गरीबी पे क्या प्रभाव पड़ता है, केवल हमें ये याद रखना है। वो हमने पढ़ लिया है, वो हमने क्या पढ़ा, गरीबी और कुपोषण पढ़ा, लेकिन जलवायु परिवर्तन का गरीबी पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसको शहरी भी कर लो, भारत में गरीबी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत में शहर भी है, ग्रामीण भी है, ठीक है। तो हम किसी भी मुद्दे से जोड़ सकते हैं इसको, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन का गरीबी पे प्रभाव, केवल ये हमारा मुद्दा रहेगा। उसको हम अपने हिसाब से मोड़ तोड़ कर लेंगे। तो चरम मौसमी घटनाएं होती है जलवायु परिवर्तन, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये बाढ़ हमारा रहा। और उत्तर भारत में क्या, हीट वेव्स चल रही है, उसको लेकर है। और गेहूं के उत्पादन में कमी आई, गेहूं क्या, सभी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, फर्टिलाइजर से भी और कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से। अब प्रभाव क्या है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, गरीब बस्तियों पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे झुग्गी वगैरह होती है ना, आपने देखा होगा, छोटी सी झोपड़ी टाइप से बना लेते हैं शहरों में, जिसको मलिन एरिया भी बोलते हैं, मलिन बस्ती वगैरह ये सब। तो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा परेशानी है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव, कार्य दिवस में कमी आती है। अब देखो बीमारी फैलेगी, एक व्यक्ति है जो झुग्गी में रहता है, डेंगू हो गया, कभी कोई बीमारी होगी, कोई बीमारी होगी, तो जो ये वर्क करता है ना, वर्क, तो उसमें कमी आएगी। अगर वो स्वस्थ रहेगा तो 30 दिन जाएगा जॉब के लिए, अगर वो बीमार रहेगा तो महीने में 10 दिन जाएगा। तो हमारा
क्या होता है, और इससे गरीबी और बढ़ती है। जब वो 10 दिन जाएगा तो 10 दिन के पैसे मिलेंगे, तो गरीबी और बढ़ेगी। आजीविका पे प्रभाव पड़ता है, आवास की क्षति होती है। जो जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, इन सब पे भी इफेक्ट पड़ता है। अब रोगों का बढ़ना, अब इससे क्या होता है, जागरूकता की कमी। अब उन लोगों में अवेयर नहीं है, पानी भरा है तो भरा है, ठीक है, गली गंदी है तो गंदी है, तो इस तरह के रहते हैं। अपराध का बढ़ना, अब देखो ये बस्तियों में क्या होते हैं, ज़्यादातर लोग बाहर से आए होते हैं, ठीक है, जैसे कोई यूपी से आया है, कोई दिल्ली से आया है, वो दिल्ली कह रहा है, कोई भाई उड़ीसा से आया है, ठीक है, कोई बिहार से आया है। तो कई दिल्ली के बाहर से जो लोग रहते हैं ना, अब उनके लिए घर तो है नहीं। अब भाई जो बने बनाए घर लेंगे उनका रेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, 2 ढाई 3 हज़ार रुपये में ये अपनी कोई ना कोई झुग्गी ले लेते हैं और वहाँ पर रहते हैं। अब उनको ये डर भी खत्म हो जाता है कि हाँ हमें कौन जानता है कौन नहीं, तो धीरे धीरे वो क्राइम की तरफ बढ़ते जाते हैं। दूसरा क्या, वो शहरों गाँव से आ जाते हैं लेकिन यहाँ रोज़गार नहीं मिलता। अब भाई रेंट भी देना है, खाने को भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं और शॉर्टकट में क्या करते हैं, वो छोटी छोटी चोरियाँ करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और धीरे धीरे बड़े क्राइम में वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब रक्षा के उपाय, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इन लोगों की रक्षा के लिए, तो हमें बीमा योजना करनी है, ठीक है, बीमा करेंगे उनका, ठीक है, प्रत्यक्ष लाभ देना पड़ेगा, डायरेक्ट बेनिफिट देना पड़ेगा, जैसे आधार के थ्रू पैसे डाल देना। एकीकृत एकीकृत हस्तक्षेप, तो इसमें क्या होगा, हमारा सामाजिक सुरक्षा, क्योंकि अलग अलग हम नहीं कर सकते, हमें सभी चीज़ों पे कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना पड़ेगा। सामाजिक सुरक्षा पे, स्वास्थ्य पे, आजीविका पे, आवास पे, समुदाय अवसंरचना पर और शहरी नियोजन पर हमें कहीं ना कहीं इस पर प्रभाव डालना पड़ेगा। सैटेलाइट इमेज का हम इस्तेमाल करेंगे अच्छा उपायों में, और स्थानीय सरकारों की हम भूमिका करेंगे। जैसे दिल्ली है, राजस्थान है, बिहार है, यूपी है, तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ से भी हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमें स्टेट गवर्नमेंट से भी और स्थानीय स्तर पर भी, हम कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर भी हमें काम करना पड़ेगा। तो देखा हमने जो आर्टिकल किए, केवल वही किए जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कराने को तो डेली आर्टिकल आते हैं, 10 से 15 आर्टिकल डेली आते हैं, लेकिन हम सभी आर्टिकल तो नहीं कर सकते ना, तो हमें केवल किस पे ध्यान देना है, हमारे सिलेबस के टॉपिकों पे ध्यान देना है। अगर हम टॉपिक के थ्रू यानी कि यूनिट के थ्रू हमारे क्वेश्चन या आर्टिकल तैयार करते हैं, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम के लास्ट टाइम पे कोई इशू नहीं आएगा। और डेली 20-20, 25-25 आर्टिकल आप एक एक टॉपिक को लेकर इकट्ठे करेंगे तो प्रॉब्लम डेफिनेटली आपके साथ बनी रहेगी। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। और भी कई सारी वीडियो इस चैनल पे है, तो उसको देख लेना। थैंक यू।